Hello students, today we'll start with the new chapter friction. Right, we're familiar with this term? When we push a box lying on the floor with a small amount of force, it does not move at all. It means that the surface of floor on which the box is resting exerts some force on the box, right? Which acts in the direction opposite to the force of our push. हम जिस मान लेते हैं एक बॉक्स है उसको राइट की तरफ पुश कर रहे हैं और अगर वो बॉक्स पुश ही नहीं हो रहा मतलब सरफेस से ऐसा कोई फोर्स वापस आ रहा है जो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा हो, ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स हो, उसी फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन क्या होता है? द एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट. विल डिस्कस व्हाट रिलेटिव मोशन इज, उसका मीनिंग क्या हम देखेंगे. पर उससे पहले फोर्स एक बार उसको सिंपल वर्ड्स में अगर कहना हो, इससे भी सिंपल वर्ड्स में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि फोर्स विच अलाउज और यू कैन से विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विथ इट, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन. जैसे एक एग्जाम्पल लू, अ बॉल मूविंग ऑन द ग्राउंड क्या होता है? स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, राइट? सो ये हमें पता है कि कुछ फोर्स रिक्वायर्ड होगा टू स्टॉप अ मूविंग बॉल. इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द मूविंग बॉल अपोजेस इट्स मोशन एंड ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप. तो ये फोर्स जो अपोज कर रहा है मोशन ऑफ बॉल को ऑन द ग्राउंड, उसी को हम कहते हैं फ्रिक्शन. यानी ये तब ऑकर होता है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में हो. एक और एग्जांपल देखते हैं. व्हेन वी पुश अ हेवी बॉक्स, राइट, केप्ट ऑन अ फ्लोर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑकर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द फ्लोर एंड बॉटम ऑफ द बॉक्स. इसके वजह से क्या हो सकता है? मतलब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं. इन केस ऑफ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, यहां पे भी क्या हुआ? फ्रिक्शन ऑकर हो रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड द सरफेस ऑफ द बॉल, राइट? यानी एक फैक्ट अगर बताया जाए तो ये है कि फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस इन कांटेक्ट विथ ईच अदर. बॉल पे भी और ग्राउंड पे भी, दोनों पे एक्ट करता है. ठीक है, यानी एक ऐसा फोर्स है फ्रिक्शन जो ऑकर होता है जब टू ऑब्जेक्ट्स टेंड टू स्लाइड ओवर ईच अदर एंड इवन व्हेन दे आर एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर ईच अदर. ठीक है, जैसे अभी सी, ये मैंने कहा कि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओवर द अदर. यानी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है उसके ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, यानी जैसे अभी ये मोशन अगर इसका इस तरफ है, आप इस तरफ उसको पुश कर रहे हो, तो ये और ये ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स और ये जो सरफेस है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ठीक है, अब जैसे एक हॉरिजॉन्टल टेबल लिया, उसमें एक बुक रखा हुआ है. ठीक है, व्हेन यू पुश, क्या होगा? फ्रॉम दिस पोजीशन द बुक विल मूव, राइट? So the book can also be moved by the force of gravity of a provided table is tilted, gravity भी बोल सकते हैं. So if we tilt the table, तो क्या होता है? Book kept on it will start sliding down slowly, है ना? So in this case force of gravity is acting in the downward direction, वो तो सही है. Since the book is moving in the downward direction, the force of friction must act in the opposite direction. तो book नीचे की तरफ मूव हो रहा है, राइट? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ मूव होगा? बुक के ऑपोजिट, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड. ठीक है, अब यहां पे हमने देखा रिलेटिव मोशन, तो देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या है. व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू अनदर, या मैं कह सकती हूँ विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, उसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन. जैसे ये डायग्राम देखो ध्यान से, तीन चीजें रखी है मैंने, टू पीपल एंड वन कार. मान लेते हैं ये जो है दिस इज स्टेशनरी, ही इज स्टैंडिंग स्टिल. ठीक है, तो अब विथ रेस्पेक्ट टू हिज पोजीशन कार इज ऑल्सो मूविंग, दिस पर्सन इज ऑल्सो मूविंग.
ठीक है, अब ये डायग्राम है, ये जो मूव कर रहा था उसको स्टेशनरी रखा इस पोजीशन में, ठीक है। तो इसके रेस्पेक्ट में अब कार और ये इंसान मूव हो रहा है। अगर मैं एक और केस बनाती यहाँ पे तो मैं क्या करती, ये और ये द टू पीपल मस्ट बी इन मोशन एंड कार क्या हो जाएगा, एक जगह स्टेशनरी रख देती। तो विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग द अदर इज मूविंग, तो उसको हम रिलेटिव मोशन बोलते हैं, ठीक है। व्हेन वन ऑब्जेक्ट मूव्स रिलेटिव टू अनदर, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन में हमने क्या देखा कि इट इज एन एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। जैसे ये बॉक्स की बात हुई, ये क्या था, स्टेशनरी था, इस पे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस आई वाज टॉकिंग। अंडरस्टूड व्हाट इज रिलेटिव मोशन? ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, व्हाट कुड बी द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का क्या कॉज हो सकता है? पहला, ठीक है, इरेगुलरिटीज, सरफेस का इरेगुलरिटी होना, दैट कॉजेस फ्रिक्शन, यानी इट ऑकर्स ड्यू टू सरफेस इरेगुलरिटीज ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट। दूसरा है अडहेसिव फोर्स बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये जो सेकेंड डायग्राम है वो सेकेंड फैक्टर को डिनोट कर रहा है, अडहेसिव फोर्सेस बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट। थर्ड इज प्लोइंग इफेक्ट, ये है प्लोइंग इफेक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। वैसे देखा जाए तो फ्रिक्शन जो होता है दैट इज कॉज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ द इरेगुलरिटीज इन द सरफेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। दो ऑब्जेक्ट जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होता है, जैसे अभी ये बुक और ये जो टेबल है, इनके बीच में जो, भले वो स्मूथ दिखता है, इफ यू ऑब्जर्व मोर क्लोजली सो यू विल सी देयर इज स्मॉल रफ लाइक सरफेसेस, इट इज नॉट रियली वेरी स्मूथ। तो ये क्या होता है, बुक और टेबल के, बुक के नीचे भी इरेगुलरिटीज है, जो सरफेस टेबल के कांटेक्ट में वहां भी इरेगुलरिटीज है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, लॉक्ड हो जाएंगे, जिसके वजह से फ्रिक्शन होता है। So when we attempt to move one object over the other, we have to apply a force to overcome that interlocking of the irregularities in the surface, ठीक है। तो जितना ज्यादा रफनेस होगा सरफेस में, उतना ज्यादा, मतलब इरेगुलरिटीज है सरफेस में, उतना ही ज्यादा आपको फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा, ठीक है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ग्रेटर होता है ऑन रफ सर्फेसेस, व्हेन रफ सर्फेसेस आर इंक्लूडेड, ओके। देन टॉकिंग अबाउट अडहेसिव फोर्सेस, यानी ये अडहेसिव फोर्सेस क्या होता है, जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो दे स्टार्ट टू फॉर्म बॉन्ड्स एंड बिगिन टू स्टिक ईच अदर, ऐसे फिनोमिना को हम एडेशन बोलते हैं। व्हेन वी ट्राई टू मूव ऑब्जेक्ट्स दैट आर ऑन टॉप ऑफ अनदर, वी आर बेसिकली ब्रेकिंग द बॉन्ड्स, या बोल सकते हैं हम ओवरकम कर रहे हैं अडहेसिव फोर्स को, ठीक है। जैसे अगर पानी की बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है, पानी में जो मॉलिक्यूल्स होता है, वो कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, अडहेसिव फोर्सेस क्या होता है, वो फोर्स होता है विच अट्रैक्ट्स द वाटर मॉलिक्यूल टू द सरफेस कॉसिंग देम टू स्टिक। सरफेस में आके चिपकने के लिए जो फोर्स अप्लाइड होता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यू जस्ट नीड टू नो कि एडहेसिव फोर्स भी कॉज है फ्रिक्शन का, ठीक है। फिर बोलते हैं प्लॉइंग इफेक्ट। प्लॉइंग इफेक्ट क्या होता है, जब व्हेन सरफेसेस आर सॉफ्ट, ठीक है, या बोल सकते हैं ये इतना सॉफ्ट होता है कि दे कैन चेंज देयर शेप इजीली, दे गेट डिफॉर्म्ड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट्स। जैसे कार्पेट, व्हेन अ हैवी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन देम, क्या होता है, इट लुक्स लाइक अ वैली कार्पेट, है ना, दब जाता है, डिफॉर्म हो जाता है कार्पेट का शेप। आप कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट रखो तो कार्पेट कैसे होता है, ऐसे बेंड हो जाता है, उसकी शेप बदल जाती है, राइट। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फ्लोइंग इफेक्ट। तो ये तीनों फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ने कॉज है फ्रिक्शन का, ओके। एक डिवाइस होता है जो इंट्रोड्यूस कर दूं मैं यहाँ पे, क्योंकि आने वाले एक्टिविटीज में आई एम गोइंग टू यूज दिस टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट। आई एम गोइंग टू यूज दिस डिवाइस कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। ये ऐसा डिवाइस है विच इज यूज टू मेजर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कुछ इस तरह दिखता है वो। सी, अगर इफ यू लुक एट द फिगर, द स्प्रिंग बैलेंस कंटेन्स दिस कॉइल्ड स्प्रिंग होता है इसमें, विच गेट्स
स्ट्रेच्ड व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू द फ्री एंड। ये फ्री एंड में जब आप कुछ चीज़ें वो हुक में, फ्री हैंड में आप हैविंग अ हुक, उसमें जब आप कोई चीज़ को आप रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। सो द एक्सटेंट बाय विच द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड इज द मेजर ऑफ फोर्स अप्लाइड। लार्जर द स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग, ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, जितना ज़्यादा उसको वो खींचेगा उतना ज़्यादा वो फोर्स अप्लाई किया होगा उसमें। सो जो रीडिंग है स्केल का स्प्रिंग बैलेंस में, जो पॉइंटर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, ये जो पॉइंटर है वो जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या होगा, वो आपको मैग्नीट्यूड बताता है फोर्स का, यानी साइज यानी वैल्यू बताता है फोर्स का। ठीक है, सो व्हेन द स्प्रिंग बैलेंस इज हेल्ड वर्टिकली, जैसे इस फिगर में दिखाया गया है, इट इज सेट टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हंग फ्रॉम इट्स हुक। हुक से जो लटका हुआ ऑब्जेक्ट है उसका वेट मेजर करता है। ठीक है, सो इसी चीज को जब हम हॉरिजॉन्टली होल्ड करते हैं तो इट कैन बी यूज टू मेजर द फोर्स अप्लाइड टू पुल द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को पुल करने के लिए ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस कितना फोर्स अप्लाई होता है वो बताता है, अगर इसको हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया। ठीक है, सो विल सी दैट इन द कमिंग क्लासेस। अब देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। सी दो चीजें मेनली होती है, एक तो नेचर ऑफ द टू सरफेसेस, यानी वेदर इट इज स्मूथ और रफ, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा फोर्स विथ विच टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर स्मूथ सरफेस है तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग जो है वो कंपेयर टू रफ सरफेसेस कम होगा, यानी फ्रिक्शन क्या होगा उसमें कम होगा, तो थोड़ा ही पुश काफी होगा फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर द बॉक्स टू मूव। ठीक है, अगर रफ सरफेस हो तो इंटरलॉकिंग बहुत स्ट्रांग होगा, तो इसके वजह से क्या होगा, जो फोर्स चाहिए हमें उसे ओवरकम करने के लिए वो भी क्या होगा, ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, सो यू नीड टू अप्लाई बिगर पुश, यू नीड टू अप्लाई मोर फोर्स फॉर द बॉक्स टू मूव। ठीक है, सो डिपेंड्स अपॉन किस तरीके के सरफेस के कांटेक्ट में है ऑब्जेक्ट, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन ऑन द फोर्स विथ विच द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर। सी ऑलरेडी मैंने बताया कि फ्रिक्शन कैसे कॉज होता है, इंटरलॉकिंग होता है इरेगुलरिटीज का ऑफ टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द अदर, है ना। सो इफ टू सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर प्रेस्ड टुगेदर हार्डर बाय अ ग्रेटर फोर्स, तो क्या होगा, फ्रिक्शन विल इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि प्रेसिंग टुगेदर टू सर्फेसेस ऑब्जेक्ट विद अ ग्रेटर फोर्स विल इंक्रीज क्या, इंटरलॉकिंग इन द टू सर्फेस। जितना आप ज्यादा प्रेस करेंगे उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा। अगर जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक लाइट बॉक्स ले लो और एक हैवी बॉक्स ले लो, तो एक लाइट बॉक्स को पुश करना, यानी लाइट बॉक्स मतलब जिसकी वेट कम हो, वो क्या होगा, इजी होगा, बिकॉज इट प्रेसेस द फ्लोर विथ लेस फोर्स एंड हेंस फ्रिक्शन इज लेस। पर उसी टाइम पे एक हैवी बॉक्स को पुश करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो फ्लोर को ज्यादा प्रेस करेगा, है ना, इट प्रेसेस द फ्लोर हार्डर एंड फ्रिक्शन इज मच मोर, बहुत ज्यादा है कंपेरेटिवली। ओके, सो this greater friction does not allow the heavy box to be moved on floor by applying a small force. ठीक है, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन टू सर्फेसेस डिपेंड ऑन द फोर्स विथ विच द टू सर्फेसेस आर प्रेस टुगेदर। इसको जनरली कहा जाए तो ये बोल सकते हैं, जितना ज्यादा वेट होगा ऑब्जेक्ट का विच मूव्स ऑफ द ओवर द अनदर सर्फेस, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन दम। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा व्हेन टू सर्फेसेस आर प्रेस्ड टुगेदर हार्डर, बिकॉज इंटरलॉकिंग और या इरेगुलरिटीज जो है सरफेस का वो इंक्रीज होगा। ठीक है।